अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले सप्लायर्स और इदारों पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल की तैयारी और फैलाव के ख़तरात के पेश नज़र 4 इदारों पर पाबंदी आयद की जा रही है और इनमें 3 कमर्शल और एक सरकारी इदारा NDC शामिल है। वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की सैंक्शंस या पाबंदियाँ आयद की गई हैं। रवां साल ही अगर देखें 3 दफ़ा, इससे पहले 2 दफ़ा यानी सितंबर और अप्रैल में भी सैंक्शंस आयद की गई थी। उससे पहले भी अक्टूबर में और फिर दिसंबर 2021 में भी पाबंदियाँ आयद की गई थी। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि इस बार एक सरकारी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर भी सैंक्शंस लगाई गई हैं, उस पर पाबंदी आयद की गई है। ये खास का नुक्ता हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल भी आया है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि बड़ा मायूस कुन और मुतासिबाना इक़दाम है अमरीका का। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का मकसद तो खित्ते में अमन का तवाज़ुन बरकरार रखना और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है, और अमरीका की इस इक़दाम से या इस कदम से खित्ते में अस्करी अदम तवाज़ुन बढ़ेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो अमेरिका ने इस बार पाबंदी लगाई है और ख़ासकर NDC के ऊपर, इसकी वजह क्या है और इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, सब कुछ समझते हैं अपने तज्ज़ियाकारों से, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा वजह क्या है और ये सरकारी इदारे यानी NDC को सैंक्शन करने का जो कदम है इसकी अहमियत क्या है? मैडम शेख, बिलाशुबा ये मायूस कुन कदम है, मुतसबाना फ़ैसला है, बिलाशुबा ये अफसोसनाक फ़ैसला है, बिलाशुबा ये दोहरा मयार है। बिलाशुबा इस फ़ैसले से ख़ित्ते में तवाज़ुन कायम नहीं रह सकेगा और इसमें भी कोई शक नहीं मैडम शेख कि हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियतें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। और बिलाशुबा मैडम शेख ये दोहरा मयार भी है। अब ये मैडम शेख ऐसा क्यों हुआ है? ये दुनिया मफादात की दुनिया है। इराक़, लीबिया, शाम, ईरान में जमहूरियत की याद सताती है अमेरिका को, मगर मिस्र में मार्शल लॉ हुकूमत है और अमेरिका साथ है। सद्दाम हुसैन के पास कीमियाई हथियार थे, इस झूठे बयानिए पर इराक़ की ईंट से ईंट बजा दी, मगर इसराइल ने कीमियाई हथियारों समेत क्या क्या हथियार नहीं इस्तेमाल किए गज़ा के निहत्ते लोगों पर, और अमेरिका साथ था। इसराइल यूक्रेन तो हर किस्म का उसको असला हमने देना है और हम असले के सबसे बड़े व्यापारी हैं, मगर दुनिया को असले से पाक होना चाहिए। और यूक्रेन में एक एक मौत पर आंसू, गज़ा, मकबूजा कश्मीर, लबनान, यमन में एक नस्ल मार दी और हमें कोई परवाह नहीं। मैडम शेख, इसराइल के पास क्या कुछ नहीं, ये सब अमेरिका की मेहरबानियाँ हैं। भारत का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम सबके सामने है। और मैडम शेख, एक तो ये मफादात की दुनिया है और दूसरा ये सिलसिला नवंबर 2021 से शुरू हुआ और अमेरिका पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव डालता आ रहा था, जैसा कि आपने भी कहा कि और बताया, और हम पर ये इल्ज़ाम लगता आ रहा था कि हमारा ये मिसाइल प्रोग्राम जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। और ये मामला रवां सितंबर में भी सामने आया। इस पर दफ्तर ख़ारजा ने तब भी रद्द अमल दिया था और पाकिस्तान के कुछ हलकों को अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अच्छा, अब मैडम शेख इसकी एक तीसरी जेहत भी है और वो हमारे अपने घर के हवाले से है, और वो भी बड़ी संगीन है और वो भी नज़रअंदाज करने वाली नहीं है, और वो है हमारी मुल्क का लीडर लेस होना और हमारी खारजा पॉलिसी का नाकाम होना। अब जिस मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, मुल्क का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हो और हुकूमत का वजूद मुतनाज़े हो, कर्ज़ों में डूबा मुल्क हो, हर हाथ में कशकोल हो और ऊपर से आलमी तन्हाई हो, तो फिर इसी तरह के यकतरफ़ा इक़दाम और इंतकाम भरे इक़दाम ही हो सकते हैं। लीडर लेस पाकिस्तान, ना कोई दोस्त, ना कोई पाकिस्तान का केस लड़ने वाला।
मैडम शेख, और इसकी एक जो आखिरी किस्म है जो अब खेली जा रही है पाकिस्तान में, वो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है, और वो है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। मतलब इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल कर लिया हुकूमत ने। कभी कहते हैं पख्तून कार्ड का इस्तेमाल, कभी कहते हैं कि ये PTI ने किया, कभी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की लॉबिंग है ये। अगर ये तहरीक इंसाफ की लॉबिंग है तो फिर भाई आपको घर चले जाना चाहिए। क्यों मुल्क को आप यतीम बनाते हो? घर चले जाओ। अगर आप हुकूमत में होकर इतने बेबस हो और वो अपोजिशन में होकर इतने बाख्तियार हैं तो फिर मेहरबानी करो घर चले जाओ। और दूसरी बात यह है कि लाशों पर सियासत, मुल्क की सलामती के मामले पर सियासत, और अभी तो बाइडन सदर हैं, अभी तो बाइडन का दौर है। शुक्र है ट्रंप दौर नहीं आया, वरना पता नहीं वाकई ये साबित कर देते कि ये सारा कोई तरीके इंसाफ ने किया है। मैडम शेख, नालायक हुकूमत है, बेबस हुकूमत है, और इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब किसको कहें कि खारजा पॉलिसी बेहतर करें, किसको कहें कि अपने दोस्तों की मदद से ये केस अपना लड़ें, किसको कहें कि इसको आलमी सतह पर उठाएं और हमारा सच्चा मुकदमा है और इस मुकदमे को जीतें। कुछ नहीं होना, और सुना जा रहा है मैडम शेख, और ये देखा भी हमने कि ट्रंप इंतज़ामिया में जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, जिनका पाकिस्तान के हवाले से बड़ा सख्त रवैया रहा है, वो इस बार काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अच्छा। तो आगे कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, और दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि हमारा अपना केस लड़ने वाला कोई नहीं। अच्छा सर, एक बात मुख्तसरन बता दीजिएगा। आपने कहा एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान लीडरलेस है, लेकिन सर इससे पहले भी तो दूसरी हुकूमतों के अंदर इस तरह की पाबंदियां लगती रही हैं। दिसंबर 2021 का भी मैंने बताया भी तारीख, जब 13 कंपनीज पर पाबंदी लगी थी। सर तब तो खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त तो लीडर भी थे, खारजा पॉलिसी भी आपके मुताबिक अच्छी थी। मैडम शेख, मैंने कह दिया कि उस वक्त खारजा पॉलिसी भी अच्छी थी और उस वक्त लीडर भी मौजूद था, लेकिन चलो मान लेते हैं मैडम शेख। अच्छा। मैं आपकी बात मान लेता हूं, और जो आपने कहा उसी को मान लेते हैं। अब ये जो आपने, ये भी एक सीरीज़ है। हमारा एटमी प्लांट, एटमी सलाहियत देख लें, उस पर क्या क्या एतराज़ हैं। हमने भारत का देख लें, उस पर कितने एतराज़ लगे। मैंने कहा है ना कि ये मफादात की दुनिया है मैडम शेख। जहाँ मफाद आपका होगा वहाँ, जब तक हमारे साथ मफाद अमेरिका का जुड़ा हुआ था, अफ़गानिस्तान में हमारी ज़रूरत थी, कहीं और ज़रूरत थी, तो तब तक हम तो कुछ भी कर रहे थे, हम सब ठीक थे। लेकिन जब मफाद ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म। लेकिन बात यह है कि खारजा पॉलिसी बेहतर करें, बात यह है कि अपना सच्चा मुकदमा लड़ें। मैं इसी सवाल को जानना चाह रही हूँ महमल, क्या आपको लगता है इसका लीडरशिप से या हुकूमत किसकी है किसकी नहीं है, खारजा पॉलिसी कैसी है, उससे ताल्लुक़ है? और ये जो पाबंदियां हैं ये किस तरह से प्रोग्राम के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं? अलीना, इसका लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें इस वक्त कोई भी वज़ीर आज़म होता, कोई भी वज़ीर ख़ारजा होता, तब भी जो है ये होना ही था। आपने जिस तरह बताया कि नवंबर 2021 से ये 7वीं बार हुआ है, और इस साल ये 3री बार, पहले अप्रैल में, फिर सितंबर में, और अब। और मैं आपको ये बताती चलूँ अलीना कि इसकी जो बेसिक वजह है वो है चाइना के ऊपर प्रेशर डालना। ये बेसिकली चाइना से रिलेटेड है, और अल जज़ीरा ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी की थी सितंबर में, जिसके अंदर उन्होंने, एक्सपर्ट्स ने बताया भी था कि ये कोई आज से नहीं चीज़ें चल रही। पाकिस्तान चाइना की जो कोलैबोरेशन के ऊपर, ये 1990 से अमेरिका को इससे एक प्रॉब्लम है। तो लगता बज़ाहिर बिल्कुल यही है कि जैसे ये एक पॉलिटिकल मूव है चाइना और पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए। अच्छा, और उसकी एक वजह यह भी है लीना कि इंडिया जो है इस खित्ते के अंदर, आपने देखा है कि उनके और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं ताकि एक एंटी चाइना ब्लॉक इस खित्ते के अंदर, या एक एंटी चाइना जो चीज़ है वो हो। वैसे में आपको एक हुसैन हक्कानी साहब ने ट्वीट की थी, ये जो अभी लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इससे पढ़कर अंदाज़ा होगा कि ये नापसंदीदगी के हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं, इन पाबंदियों में कोई काट नहीं है। अच्छा, अगर आप एक्सपर्ट से बात करें जो इसको, हमारे मिसाइल प्रोग्राम को जानते भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल टर्म्स में इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये कोई रुक जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको मेंटेनेंस ही उनकी चल रही होती है। और वैसे भी अलीना, जो एक चीज़ अहम है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी वो ये है कि साउथ एशिया के रीजन, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने आर्म्स रेस शुरू नहीं की थी।
ये आर्म्स रेस शुरू की थी इंडिया ने, आपको पता है न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है, बाकी भी जो इस तरह की चीजें हैं, तो ये सारी आर्म्स रेस तो उन्होंने शुरू की, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं आती। हमने तो अपने दिफा के लिए किया जो भी किया और हम कर रहे हैं, और जिसको मैं समझती हूँ कि कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आपका एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके बहुत सारे शवाहिद भी हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान में किस तरह से उनके इंटरफेरेंस है टेररिज्म के अंदर, फिर असैसिनेशन जिस तरह हुई है, कुलभूषण जाधव जो है वो एक जीती जागती मिसाल है। तो आप एक तरफ जो है पाकिस्तान के साथ ये करते हैं और फिर दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट आती है कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ एक्सपैंड कर रहा है अपनी जॉइंट स्पेस कोलैबोरेशन, यानी कि इंडिया जो कि रशिया का एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकली एलाई रहा है, और वैसे आप एक एंटी रशिया और वो सारी जो आपकी वो भी ब्लॉक है, लेकिन उसके साथ आप हर तरह के मुआहदे कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि चाइना के चक्कर के अंदर, यानी कि चाइना को वो उसके सामने खड़ा किया गया है इस रीजन के अंदर, तो इसलिए इंडिया को सब माफ है। अब बात यह है कि हम क्यों जो भी कोई चीजें, अगर यूएस ये प्रेशर एग्जर्ट करना चाह रहा है कि हम चाइना के साथ कोई अपने ताल्लुकात जो है वो बदल ले या उसका रुख बदल ले, ये क्यों हम करेंगे? चाइना हमारा जो है वो एक साथी रहा है जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा साथ दिया है, हमारा नेबर है, हमारे साथ उनकी सीपैक भी चल रहा है, वैसे भी जिस तरह से हमारा उनके ताल्लुकात है। तो ये जिस तरह के अगर ये प्रेशर आ रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रेशर से कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा फोर्सफुल स्टेटमेंट दिया है, पहले भी वो दे चुके हैं, और बिल्कुल जो है उन्होंने सही बात की है कि अमेरिका अगर ये करे, हाँ ये जरूर है कि क्योंकि ट्रंप की हुकूमत भी आनी है जनवरी के अंदर, तो हो सकता है कि चाइना के ऊपर मजीद अमेरिका की तरफ से जो है वो सख्तियां हो सकती हैं। तो ये उसी ये कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, तो ही आपको समझ आएगी कि उस वजह से इसके लीडरशिप से नहीं कोई ताल्लुक। तो फिर महमल हनीफ अब्बासी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी खासकर अमेरिका को ये लॉबी कर रहे हैं वहाँ पर, या उनको उकसा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर रजीम सही नहीं है, उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद करो। एक क्लिप भी उन्होंने सुनाई, ट्वीट्स उन्होंने दिखाई। वैसे लीना अगर आप देखें जो पीटीआई की ऑफिशियल पोजीशन है, जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो ट्वीट की है और उन्होंने इन सैंक्शंस के खिलाफ ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बिल्कुल हक है अपनी सॉवरेनिटी के लिए और दिफा के लिए कि वो जो भी चीज़ें करे। तो एक ऑफिशियल पोजीशन तो पीटीआई के सामने आ गई है। मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर सियासत इस तरीके से जो है वो करनी चाहिए। ये बेसिकली जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उन्हें पता है कि ये यूएस चाइना इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसके अंदर उसकी ज़द में आ रहा है। शहजाद क्या राय है आपकी? अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर दे दूं कि इस पूरे इशू पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे समझ आता है उस हवाले से मैं बात करूंगा। जो स्टेटमेंट आया है अमेरिका का, मेरे लिए वो बड़ा तकलीफ दे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम टारगेट करना चाहते हैं जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का फैलाव है उसको रोकना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक संगीन एलिगेशन है, और जो दफ्तर खारजा का पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा ठीक तरीके से दिया है कि एक बहुत ही बायस्ड अप्रोच रही है अमेरिका की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और ओवरऑल हमारी जो वेपन फैसिलिटीज हैं। अब देखें, हम जैसे अभी महमल एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान ने तो जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आया भी था वो एक हमारा एक दिफाई फैसला था ना, कि हमने डिफेंड करना था अपने आप को अगेंस्ट एन एनिमी जो कि हमारा नेबर है, जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर पे काम कर रहा था। लेकिन निशाना जो है वो पाकिस्तान को बनाया जाता है, और इसकी कुछ वजूहात भी हैं और कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हो सकते हैं दुनिया के हवाले से, जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरे लिए जो एलिगेशन है ना, ये मेरे ख्याल से बहुत संगीन है, उसका पाकिस्तान को ठीक तरीके से मजीद जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि हम बात करें कि फैलाव को रोकना चाह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान या ये कंपनीज जो है वो उसमें किसी तरह का किरदार अदा कर रही थी? और मुझे इस हवाले से नहीं पता कि इन सैंक्शंस के हवाले से इसका नतीजा क्या होगा। क्या जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो रुक जाएगा, या जैसे अभी महमल ने कोट किया कि हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि इस तरह के जो फैसले होते हैं उसका कोई इफेक्टिव रोल नहीं होता, उसमें मुतासर नहीं होगा हमारा प्रोग्राम। लेकिन जो दूसरी बात है, एक तो ये चाइना वाले पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल बैलेंस रहा है, क्योंकि हम इतनी दहाइयों से अमेरिका के साथ रहे और फिर चाइना हमारा नेबर है, उनके साथ तिजारत करना, फिर वो सीपैक का प्रोग्राम, ये अमेरिका को खटकता है। और पाकिस्तान के लिए बैलेंस क्रिएट करना कि हम चाइना के कैंप में भी रहेंगे, अमेरिका से भी ताल्लुक बना के रखेंगे, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उस पर बहुत ज्यादा है, तो वो सपोर्ट भी हमें चाहिए और हमें जो है चाइना की सपोर्ट भी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक बात है, और शायद ट्रंप के आने के बाद इसमें जो मामला है वो मजीद बिगड़ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है चाइना के हवाले से बड़ी क्लियर है। लेकिन ये सब कुछ क्यों है पाकिस्तान के लिए मसला? मैं इसको जिस तरीके से देखता हूं उसकी एक ही वजह सामने आती है कि पाकिस्तान जो है एक कमजोर स्टेट रहा है पिछले कई सालों में। एक सिक्योरिटी का, टेररिज्म का अपना मामला रहा है, लेकिन फाइनेंशियली हम बहुत पीछे रह गए, बहुत कमजोर है। आज इंडिया फाइनेंशियली क्योंकि ताकतवर है, तो वो
चाइना के साथ जो भी उसके इख्तलाफात हो, लेकिन उनके साथ ट्रेड भी करता है। इंडिया हमारी तरह यूएस कैंप में नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से वो ट्रेड ताल्लुकात थे उनके। आज वो रशिया से भी तेल मंगवाता है, वो ईरान से भी मंगवाता है, और अमेरिका उस हवाले से कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी वाहिद वजह मुझे नजर आती है वो यही है कि हम फाइनेंशियली बड़ा वीक है, और इसीलिए हमें ये जो बैलेंस, ये इंडिया तो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस करता है ना, वो चाइना के साथ ट्रेड भी करता है, वो रशिया के साथ भी करता है, वो ईरान के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगता है, ना अमेरिका उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है, ऐसा ना देता है, और अगर देता भी है तो खाली जबानी जमा खर्ची होता है। पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली इतना कमजोर है, तो हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ता है कि नहीं, हमें सीपैक भी चाहिए, ओहो चाइना नाराज हो जाए, अमेरिका से हमें मदद चाहिए होगी आईएमएफ प्रोग्राम के लिए। तो जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है पॉपुलेशन के एतबार से। वी आर अ नेशन ऑफ 25 करोड़, 250 मिलियन, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज, लेकिन हम इतना पीछे रह गए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इतना कमजोर हो गए कि हमें कोई कभी हमारा नेबर भी बुली कर सकता है, अमेरिका बुली कर सकता है, और हम उनके प्रेशर में आके जवाब देते हैं। तो जब तक हम एक स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे, जैसे कहा जाता है इंडिया का जो भी कंसर्न हो, क्या कहते हैं, नहीं इतनी बड़ी मार्केट है, कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा, मोर देन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। तो हम भी अगर अपने आप को मजबूत करेंगे फाइनेंशियली, तो मेरे ख्याल से ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे कि हम किसके कैंप में किसके कैंप में नहीं है, हम खुल के अपना काम कर सकेंगे। ये मेरे ख्याल से बुनियादी कमजोरी है हमारी। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है, और ख़ासकर ये जो इसमें अब सियासी एक उनसर सामने लाया जा रहा है, हनीफ अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मुझे इसकी टाइमिंग बड़ी अनयूजुअल सी लग रही है। नॉर्मली अब ये एक नई गवर्नमेंट आने वाली है, उस मौके पे उससे चंद हफ्ते पहले इस तरह का मेजर डिसीजन जो है लेना जो है वो बहुत ही गैर मामूली सा है। अब ये किस हद तक संजीदा है, मैं हुसैन हक्कानी साहब की ट्वीट पे नहीं जा रहा, लेकिन किस हद तक ये संजीदा है। जाहिर है अगर आप पाबंदी की बात कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी की बात कर रहे हैं, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाबंदी की बात कर रही है, तो उनका बेसिकली उन्हें पता है कि अगले चंद हफ्ते में ये गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होती है, क्या वो ट्रंप को एम्बैरस करने के लिए ये चीज़ की जा रही है, या ज़ाहिर है ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं की जा रही होगी। दूसरे ये कि इसको हमें बहुत गैर संजीदा नहीं लेना चाहिए। मेरा ख्याल है ये संजीदा मामला हो सकता है। जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, आप सीरिया ले लें, सीरिया की जो सिचुएशन है, इसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली बातें हो रही हैं, और ये याद रखें कि पाकिस्तान इज़ द ओनली न्यूक्लियर इन इस्लामिक कंट्रीज़ में कि जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। उसमें ये क्या बैलिस्टिक मिसाइल के बाद मज़ीद प्रेशर बिल्ड होगा, ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने रिएक्ट किया है वो ठीक है, अपनी जगह है। और देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कौन चलाता है, ये फॉरेन मिनिस्टर हार्डली मैटर्स करते हैं। तो उस लेवल पे जो नॉर्मली रिपब्लिकन्स का जो रिलेशनशिप विद द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट रही है, वो तारीखी तौर पे बहुत बेहतर रही है। लेकिन क्या इस सिचुएशन में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इसका ताल्लुक उस ग्लोबल सिचुएशन से है जहां हमें सीरिया का फॉल नज़र आता है, जहां हमें और बहुत सी जो वो कंट्रीज जो ट्रेडिशनली गाजा के इश्यूज पर ट्रेडिशनली पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करती रही हैं, उनका फॉल नज़र आ रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं। क्या ये उस तरफ बात जाती हुई नज़र आ रही है? इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये गैर मामूली भी लग रहा है, और इसे हमें गैर संजीदा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बाकी हनीफ अब्बासी साहब ने क्या कहा, या मुस्लिम लीग नून इसको पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में ले रही है, देखिए अमेरिकन पॉलिसीज जो है वो इस तरह की पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल उस पर मैटर नहीं करती। उनका ज़्यादा, जैसे चाइना वाला मसला है, चाइना वाला संजीदा मसला है, उसमें उस तरफ बात जा सकती है। तो मेरा ख्याल है, मुझे तो ये एक गैर मामूली बयान लगता है और एक अनयूजुअल लगता है। इसकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक लग रही है। सर, बड़ी तशवीशनाक आप बात कर रहे हैं। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पे?
जी अलीना, इकोनॉमिक वीकनेस के साथ साथ अमेरिका का ये कंसर्न रहा है पाकिस्तान के साथ। एक तो वो ये एलेज करते रहे कि हम उनसे जंग के लिए पैसे भी लेते रहे 20 साल और डबल गेम भी करते रहे। यानी हम कहते थे कि वॉर अगेंस्ट टेरर में हम भरपूर हिस्सा लेंगे, लेकिन फिर वो ये कहते थे कि आप उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, अपनी सरजमीन भी देते हैं। और दूसरा, क्योंकि इतने सारे फॉल्ट लाइंस हैं, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज में हो या बलूचिस्तान के हवाले से हो, वो भी एक उनका कंसर्न रहा है कि अगर रियासत पाकिस्तान वीक होगी तो ऐसे मुल्क में न्यूक्लियर होना, एक न्यूक्लियर स्टेट होना, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये उनका कंसर्न रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, उनका ये सही बात है। और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई इतना वीक हो गया है कि अगर दहशतगर्दी मुल्क में है तो उसकी वजह से हमारे कोई जो वेपन्स है वो खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर हमेशा ये कंसर्न रहा है, और इसका ताल्लुक भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर हम अपने मुल्क को ठीक करें, अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, इस दहशतगर्दी की जंग के हवाले से हम ज्यादा सीरियस अप्रोच रखें और इकोनॉमिकली हम मजबूत हो, तो मेरे ख्याल से फिर इस तरह के इकदाम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होंगे और हमें ये शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाइस्ड हो रहे हैं कोई मुल्क हमारे खिलाफ। ठीक है जी, एक और बड़ा अहम इशू जो हमने डिस्कस करना है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हुकूमत से बड़ा देरीना मुतालबा था कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में कौमी असम्बली में बिलाखिर बिल पेश हो गया है, जिसमें कहा गया है कि अब नॉन फाइलर्स 800 सीसी से ज़ायद की गाड़ियाँ ना बुक करवा सकेंगे, ना रजिस्टर करवा सकेंगे, ना ख़रीद सकेंगे, और बैंक अकाउंट्स भी नहीं खोल सकेंगे, एक हद से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकते, जायदादें भी नहीं हासिल कर सकते, एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज़्यादा, और भी बहुत सारा कुछ है। अपने तजियाकारों के सामने ये रखते हैं और उनकी राय जानते हैं कि किस हद तक काबिल अमल हैं ये जो तजावीज़ हैं। शहजाद, आपकी क्या राय है? अलीना, ओवरऑल मैं अगर बात करूं, मेरे ख्याल से अगर ये बिल पास हो जाता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो ये पाकिस्तान का जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है उनको रिफॉर्म करने में एक इनकलाबी इक़दाम होगा। और ये मेरे ख्याल से हमें इसको बैक करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स चोरी तो एक मसला है, लेकिन जो लोग एक जनरेट कर रहे हैं अपनी इनकम, मुनासिब इनकम जनरेट कर रहे हैं, एलिजिबल है टैक्स पे करने के लिए, हम उनसे टैक्स नहीं ले पाते। तो मेरे ख्याल से ये जो इकदाम लिए गए हैं, इनमें से कुछ मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी कैसे होगी वो एक मसला होगा। मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आएगा, हमें भी शायद समझ आ जाए, लेकिन ओवरऑल मैं इसके हक में हूं कि ये करना बहुत जरूरी है। और खासतौर पर हम जैसे लोगों की एक शिकायत रही है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो एक्सपोर्टर से ज्यादा पैसे टैक्स दे रहा है, वो एग्रीकल्चर से जिसकी इनकम है उससे ज्यादा टैक्स हम पे कर रहे हैं, जो सर्विसेज में लोग हैं वो चाहे डॉक्टर्स, लॉयर, उनसे ज्यादा हम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि हमारा टैक्स एट सोर्स कट जाता है। और इस दफा भी हमने देखा कि जो बजट आया उसमें तनख्वाहदार तबके को हिट किया गया। तो मेरे ख्याल से अगर कलेक्टिवली सबसे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा तो जो नाइंसाफी तनख्वाहदार तबके के साथ हो रही है वो होना भी बंद हो जाएगी, हमारा टैक्स रेट नीचे आएगा अगर हम दूसरों से लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एकदम राइट डायरेक्शन में है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने एक फजूल सी इस्तिलाह क्रिएट की हुई थी नॉन फाइलर की, और ये इसहाक डार साहब ने की थी 2015 में गालिबन, और मकसद क्या था कि ठीक है हम लोगों को फाइलर तो नहीं बना सकते, लेकिन जो नॉन फाइलर है उनको हम पिनलाइज करेंगे। वो एक्चुअली पिनलाइज नहीं कर रहे थे, हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे थे, क्योंकि हम और आप 15, 20, 25, 30% टैक्स देते हैं। और जो नॉन फाइलर के लिए क्या था कि जब तुम बैंक से पैसे निकालोगे तो तुम फाइलर से थोड़े से ज्यादा पैसे टैक्स में दे दोगे, जब तुम गाड़ी खरीदोगे तो तुम्हारा जो टैक्स होगा वो ज्यादा होगा, जब तुम प्रॉपर्टी खरीदोगे एज अ नॉन फाइलर तो तुम्हारा टैक्स फाइलर से ज्यादा होगा। यानी कि जब तुम कोई ट्रांजैक्शन करोगे तब तुम्हें वो इजाफी रकम देनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो टैक्स नहीं दोगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक नाइंसाफी पे मबनी निजाम था कि नॉन फाइलर्स को आप जो है वो इंसेंटिवाइज करते रहे, और आप समझ रहे थे कि हम उनको पिनलाइज करेंगे तो वो फाइलर बन जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, और मेरे ख्याल से बहुत ही एक बैकवर्ड अप्रोच थी। तो ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है कि नॉन फाइलर की इस्तेलाह खत्म करें, उनको आप पिनलाइज करें। हर मुल्क में ये होता है, आप इंडिया में देखें वहां पे ये मिसालें दी जाती है, तो कोई कंपैरिजन रहा नहीं हमारा मेरे ख्याल से, अब तो क्रिकेट में भी नहीं रहा है, लेकिन दूसरी चीजों में भी नहीं रहा है। वहां एक सब्जी वाला, एक फल वाला, वो भी डिजिटाइजेशन की तरफ चला गया, उसकी भी डिजिटल पेमेंट्स होती है। हम अभी तक जो है वो बैंकिंग निजाम को अपना मजबूत नहीं कर सके हैं कि हर बंदा कम से कम अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहा है या पेमेंट कर रहा है तो बैंकिंग निजाम के जरिए करे, वहां पे वो ऐप सिस्टम के जरिए कर रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इकदाम है। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, चाहे वो उनके विड्रॉल पर हो, चाहे उनकी प्रॉपर्टी खरीदने पे हो, महंगी गाड़ी खरीदने पर हो। हाँ, मसला यहाँ पे है ये है कि जो नॉन एलिजिबल होंगे उसके हवाले से भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो मैंने पढ़ा है, बट उसकी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, उसको आपने देखना है। एक एग्जाम ये भी कह रहे थे कि सफरी पाबंदियां लगाई जाएंगी। मेरे ख्याल से जितना आप उनको पिनलाइज करें, पाबंदियां लगाएं ताकि वो टैक्स पेयर बने,
उतना आपको करना चाहिए और इसी तरह निपटना चाहिए। इंसेंटिवाइज करके हमने देख लिया इस मुल्क में कि उनको आप नहीं ला सकते, एज अ फाइलर नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, भट्टी साहब क्या राय आपकी? मैडम शेख, सिर्फ 30 सेकंड आपके इस सवाल से पहले कि पारा चनार के मुआसरे को 70 रोज़ हो गए हैं पारा चनार को जेल बने। सख्त सर्दी है, माइनस टेम्परेचर है मैडम शेख, खुराक की कमी है, दवाइयों की कमी है। 30 बच्चों की मौत हो चुकी है, 30 बच्चों की मौत हो चुकी है। 97 बच्चे अभी हस्पतालों में पड़े हैं और उनको दवाइयाँ नहीं और खुराक नहीं मिल रही। और 5 लाख लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब और अली मीन गंडापुर साहब की तरफ देख रहे हैं, वफाक और केपी की तरफ देख रहे हैं। ईदी कुछ लोग काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया झूठ बोल रही है, बहुत सहूलतें कम हैं और लोग बड़ी बुरी हालत में हैं। शहबाज शरीफ साहब और अली मीन गंडापुर साहब। वापस मैडम शेख इस टॉपिक पे आते हैं। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, हुकूमत के साथ हूँ, बिल्कुल टैक्स नेट में लाना चाहिए। गो के ये बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और मेहरबान भी देर से इसलिए आया कि IMF ने भिजवाया, लेकिन बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी है। और जो कुछ हुकूमत टैक्स नेट में लाने के लिए कर रही है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि बड़े नॉन फाइलर्स, बड़े टैक्स चोर, और इनको भी किसी न किसी तरह नेट में लाया जाए, और ये जो हमारे बड़ों को मरात और सहूलियात मिल रही हैं वो भी ख़त्म की जाएं, हुकूमती खर्चे और हुकूमती शाह खर्चियाँ भी ख़त्म की जाएं, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल के खांचे जो लगे हुए हैं वो भी ख़त्म किए जाएं। और कितना माज़रत चाहता हूँ, कितने जुल्म की बात है मैडम शेख कि एक तरफ हालात क्या हैं हमारे मुल्क के, दूसरी तरफ जजेस की मरात में इजाफा हो गया है, ऐवान सदर का बजट बढ़ गया है, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ गया है, अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी की मरात बढ़ गई हैं। और अभी पंजाब असम्बली ने जो बिल मंजूर किया है वज़ीरों मशीरों की तनख्वाहों में 700 से 800% इजाफा, यानी वही पंजाब हुकूमत है जिसने गरीब की पेंशन पर कट लगाया है, और वही पंजाब हुकूमत है जिसने अपने अरकान पार्लियामेंट यानी पंजाब असम्बली के मेंबरों और वज़ीरों और मशीरों के लिए 700 से 800% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। और इस भोंडी किस्म की इस मुश्किल हालात में जो बिल है, इसके अजीबो गरीब मज़का खेज़ अंदाज में दिफा भी किए जा रहे हैं। तो दुख नहीं होगा ये जो टैक्स नेट में लाना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तकलीफ तब होगी जब ऊपर हम सुनेंगे कि फ़लाँ भी नहीं टैक्स दे रहा, फ़लाँ के इतने खांचे लगे हुए, और नीचे हम जो गरीब लोग हैं वो 800 सीसी की गाड़ी भी नहीं ख़रीद सकेंगे, ऊपर मुफ्त मोबाइल बांटे जा रहे होंगे, धड़ाधड़ सरकारी गाड़ियां आ रही होंगी, सरकारी घरों की रेनोवेशन हो रही होगी, और चार्टर्ड फ़्लाइट्स पे कोई आ जा रहे होंगे। तो ऊपर कम अज़ कम एक्टिंग कर लो या छुपा कर लो अगर कर सकते हो, या कम अज़ कम इसको छोड़ दो। ऊपर के भी तो चीज़ अपने कुर्बानी ऊपर से शुरू करो ना, नीचे तो हम देने के लिए तैयार है। 36 किस्म के इनडायरेक्ट टैक्स पहले ही आवाम दे रही है, ये भी देगी और देना चाहिए, लेकिन आप भी तो कुछ उस नेट में आओ जिस नेट में 25 करोड़ आवाम है। अच्छा सर, एक चीज़ जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अगर असम्बली वगैरह की, तो वो तो टैक्स नेट में शामिल होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं। वहाँ पे अगर वो टैक्स चोरी करते हैं तो वो एक अलग मामला है, वो फिर सेपरेट इशू है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बड़े नॉन फाइलर्स को लाएं, तो आपको लगता है कि ये जो अभी तरमीम तजवीज़ की जा रही हैं, इससे नॉन फाइलर्स नहीं आएंगे, उनको सैंक्शन नहीं होंगे वो? मैडम शेख, एक UND की ही रिपोर्ट पड़ी हुई है जिसका है कि $17 अरब की मरात मिलती हैं बड़ों को, बड़ी कंपनियों को, बड़ी इंडस्ट्री को, बड़े लोगों को। दूसरा, एक हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि पता नहीं 100 के करीब अरकान पार्लियामेंट हैं जिनके असासे तो कमाल के हैं लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है। तीसरा, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने डबल खांचे बनाए, शुगर माफिया, आटा माफिया, अद्वियात माफिया और ऑयल माफिया। आप इनकी रिपोर्टें पड़ी हुई हैं आपके सामने, इन्होंने ज़ीरो टैक्स दिया हुआ है। कई ऐसी हजरात और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो टैक्स दिया है, खसारे शो करके, डबल खांचे करके। ये जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग क्या था,
ये जो सर जाली ये सर transactions। जितनी मेरी समझ है महदूद, उसमें टैक्स चोरी के जुमरे में आएगा। हम जरा कुछ और बात करें, लेकिन हम इसको मजीद समझ लेते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और हम फिर शहजाद साहब से ये मजीद समझते हैं और महमल और मज़े साहब की इसके ऊपर क्या राय है, तजावीज़ के ऊपर, वो भी जानते हैं आफ्टर ब्रेक। नॉन फाइलर्स के खिलाफ हुकूमत ने एक बिल पेश किया है कौमी असम्बली में, उसी के ऊपर हम तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। क्या समझती हैं प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन इसकी किस हद तक आसान होगी महमल? देखिए लीना, जो आप लोगों का सवाल है ना कि काबिल अमल होगा कि नहीं, देखिए काबिल अमल तो हर चीज़ होती है अगर आपकी नीयत हो। आपकी नीयत है सैलरीड क्लास से पैसे लेने की, तो आप एट सोर्स काट लेते हैं। इस बार 5 महीने में सैलरीड क्लास से 200 अरब इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल से 57% ज़्यादा है। मगर इसके बावजूद FBR को 5 महीनों में अपने टारगेट से 341 बिलियन का शॉर्टफॉल है। और वो क्यों है? वो इसलिए कि जहां आपको मेहनत करके टैक्स इकट्ठा करना है ना, वहां आप नहीं कर रहे, वहां आप वो मेहनत भी नहीं कर रहे। यानी कि ट्रेडर से आप जो उस तरह से जो आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो कानून साजी नहीं, डेटा तो आपके पास सारा मौजूद है। आपको ये भी पता है कि कौन ट्रैवल कर रहा है, किधर ट्रैवल कर रहा है, उसका डेटा है आपके पास। क्रेडिट कार्ड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसका डेटा है आपके पास। तो अगर आप नॉन फाइलर्स के ऊपर असल में सख्ती करना चाहें, जो कि ये बड़ी, जैसा शहजाद ने बात की, ये अच्छा है बिल है, ये बिल्कुल इसको कानून साजी होनी चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन लेकिन अहम है। तो आप नॉन फाइलर से सख्ती करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नियत हो तो तब। अगर कानून साजी करने से, कानून बनाने से नहीं, ये होगा जब आप इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बात जरूर है लीना कि माजी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कुछ एक्टिविटी जरूर हुई है, लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि एक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल जो है जब ये लॉ बनेगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको करानी पड़ेगी, और दूसरी चीज है कि आपकी नियत इसमें होनी चाहिए कि हमने ये करना है, ये सख्त इकदाम हमने लेने हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। ओके, मज़े साहब। देखिए क्या बदकिस्मती है वैसे हमारी, हम दूसरों के कहने पे IMF ने कहा तो हमने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। क्यों नहीं, हमने खुद क्यों नहीं कार्रवाई की? ये तो कई सालों पहले हो जाना चाहिए था, और बिल्कुल होना चाहिए। आप टैक्स का नेट कैसे बढ़ाएंगे अगर आप इस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे? लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल होगा? मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल अगर करना चाहें तो आप हो सकता है, और अगर आप इन्फोर्स करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। चोरी चकारी तो चलती रहती है, लेकिन देखना यह है कि कितने नॉन फाइलर्स बनते हैं और कितने नॉन फाइलर्स की चीज़ें रोकी जाती हैं। इसका रिकॉर्ड किस तरीके से सामने लाना चाहिए और पब्लिकली लाना चाहिए कि नॉन फाइलर्स कौन हैं और नॉन फाइलर्स के कौन से नॉन फाइलर्स के आपने अकाउंट्स वो किए हैं, सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो जाहिर है, और मेरा ख्याल है जो नॉन फाइलर्स हैं उनसे भी हमें अपील करनी चाहिए जो फाइलर्स बने, आप अपने रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल करें? आप रिटर्न्स फाइल करें, आप इन चीज़ों को, जब तक आप अपनी हुकूमतों को जितना बुरा भला कहना है कहें, लेकिन ये हुकूमतों का मसला नहीं होता, ये आपका अपना मसला होता है। तो मेरा ख्याल है इन्फोर्स करना चाहिए, किसी के दबाव पे इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, अपनी नेशनल पॉलिसी के तहत आपको इन्फोर्स करवाना चाहिए इसको। अब देखना ये है कि ये पॉलिसी तो बना लिया आपने, इस साल कितने नॉन फाइलर्स बनते हैं, कितने नॉन फाइलर्स के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन होपफुली कि अगर ये चीज़ें हों, वैसे तो कई साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये जो इस वक्त आपने पॉलिसी बनाई है, मेरा ख्याल है अगर इफेक्टिवली इस पॉलिसी को इन्फोर्स किया जाए तो इसका खासा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ठीक है। अच्छा, हम शहजाद ब्रेक से पहले जैसे बात कर रहे थे, भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, लेकिन वो टैक्स चोरी के क्या ज़ुमरे में आता है? और ये भी हमें बताइएगा कि ये जो महमल अभी बात कर रही थी कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या एक्चुअल मसला ये है कि जहाँ पर लीकेजेस हो रही हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या फिर नॉन फाइलर्स भी एक बहुत बड़ा इशू है? और जो बीच में आप कह रहे थे वो भी बता दीजिएगा शहजाद। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भट्टी साहब जैसे जो अमीर आदमी है, वो अगर नॉन फाइलर होते, भट्टी साहब आई एम श्योर फाइलर होंगे, लेकिन भट्टी साहब जैसा अगर कोई अमीर आदमी है और वो फाइलर नहीं है, तो वो गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, वो रिक्शा खरीद सकेगा या मोटरसाइकिल खरीद सकेगा, उस पे एक्सेप्शन है। लेकिन वो बेचारा अमीर आदमी कितना रिक्शा चला लेगा, कितने टाइम मोटरसाइकिल चला लेगा, इवेंचुअली वो फाइलर बन के फिर कोई लैंड क्रूजर खरीदेगा भट्टी साहब की तरह। अच्छा, तो
अच्छा, तो जो आपका सवाल है, उस वक्त जो भट्टी साहब कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनका नुक्ता क्या था, लेकिन जो टैक्स चोरी एक जो इसमें बिल में है वो ये भी है ना, सेल्स टैक्स पे आपने रजिस्टर करवाना है। हम देखते हैं ज्यादातर जो कारोबार हो रहा होता है वहां पे आप कैसे चोरी करते हैं, आप अपनी सेल्स को जो है वो छुपाते हैं, एक्चुअल सेल्स डिक्लेयर नहीं करते ताकि पता ना चले कि आपने सेल्स कितनी की है, उस पर मुनाफा कितना कमाया है। तो मेरे ख्याल से उसके हवाले से भी कानून साजी ये की जा रही है। दूसरा, ये बिल्कुल ठीक बात है, सैलरी क्लास खास तौर पे वो तबका है जो बेसिकली एक तरीके से सब्सिडाइज कर रहा है ना दूसरों को, कि जो जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है, जो ट्रेडर है, होलसेलर, रिटेलर है, या कोई प्रोफेशनल है जो अपना काम कर रहा है लेकिन टैक्स नहीं दे रहा, तो उसका टैक्स आप किससे ले रहे हैं? आप सैलरी क्लास से लेते हैं। उसका ब्रैकेट आपने 35% कर दिया, या आज इस साल तो 38% कर दिया जो टॉप ब्रैकेट है, तो ये आप उनसे सब्सिडाइज करा रहे हो। तो क्रॉस सब्सिडी एक तरीके से कि हम वहां से नहीं इकट्ठा कर सकते तो हम यहां से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें फायदा सबका होगा। आप 2-3 बड़े इकदाम जो इस बजट में कहा था वो अब तक नहीं नजर आए, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। एक तो ट्रेडर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स के साथ कहा था कि टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा, अब तक नंबर्स उस तरीके से नहीं आए, कोशिश जारी है। एग्रीकल्चर के हवाले से कह रहे हैं कि जनवरी में ये कानून बनेगा और सूबे इकट्ठा करेंगे और 1 जुलाई से कलेक्ट होना शुरू होगा, तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स कितना आता है। फिर ये कहा गया था कि पेंशन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसके हवाले से बजट में अब तक कोई खातर का इकदाम नहीं किया गया था। जो हुकूमती अखराजात है जिनका भट्टी साहब ने जिक्र किया, उसको कम करना है, उस हवाले से भी कहा था कि ये आगे जाके हम करेंगे। तो ये 2-3 ऐसे बड़े बड़े इकदाम हैं जिस पर कहा जा रहा है कि काम जारी है, लेट्स सी उस पर कितनी जल्दी अमल दरामद होता है। अच्छा, उस वक्त भट्टी साहब ये कह रहे थे कि एक काफ़ी इस तरह के MNAs या MPAs हैं, एक कोई रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे वो, जो कि फाइलर ही नहीं है। पहले तो इसका जवाब दे दें, ऐसा हो सकता है? ऐसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको अपने नॉमिनेशन पेपर्स में बताना पड़ता है कि आपने कितना टैक्स दिया है। हो सकता है आप ये फाइल कर दें कि आपने नील टैक्स दिया है, कि आपकी कोई इनकम ही नहीं थी, या फिर आपकी ज़रा इनकम थी, उस पर ना होने के बराबर टैक्स था, लेकिन टैक्स पेयर होना वो जरूरी है। विदाउट बीइंग अ फाइलर आप अब मेरे ख्याल से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो तो अब आपके नॉमिनेशन पेपर्स में ये सारी चीजें जो है दर्ज की जा, और अगर वो आप टैक्स जाहिर नहीं करते तो वो टैक्स चोरी के जुमरे में आ सकता है, वो एक बिल्कुल अलग कैटेगरी। भट्टी साहब, ऐसे तो आप कोई इनकम अगर आप अपनी कोई इनकम छुपाकर नील टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो उन पर भी क्रैकडाउन के हवाले से बात किया जा रहा है ना। जैसे किसी का कारोबार है, वो सेल्स ही नहीं दिखाता, वो नुकसान दिखा रहा है, तो वो भी मेरे ख्याल से वो भी टैक्स चोरी है, जाहिर सी बात है। आप जैसे अभी भट्टी साहब ने शुगर इंडस्ट्री की बात की, वहां पे कहा जाता था कि 2 बुक्स चलती है वहां पर, एक में आप सेल्स ज्यादा जाहिर करते हैं, दूसरी में आप कम जाहिर करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे कारोबार होते हैं जो ये कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से FBR कहता रहा है कि हम POS मशीन्स लगाएंगे पॉइंट ऑफ सेल, ताकि पता चले कि एक्चुअल सेल्स कितनी हो रही है। बस टाइम जरा कम है, भट्टी साहब से क्लियर कर लेते हैं। भट्टी साहब, ऐसा ही था ना आपका पॉइंट? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि ये शहजाद की बड़ी बचपन से ख्वाहिश है कि मुझ जैसे बड़े और अमीर आदमी को रक्शे पे बिठाना, लेकिन ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। दूसरी बात मैडम शेख के दूसरी बात मैडम शेख ये है कि ये एक रिपोर्ट आई थी, मैं इसको ढूंढ के दोबारा ले आऊँगा कि अगर असासे देखें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन NTN यानी वो जो टैक्स नंबर ही नहीं है, वो NTN नंबर जो होता है वही नहीं था। कोई 100 के करीब लोगों का जो हमारे अरकान पार्लियामेंट थे। इसलिए इससे पिछली पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बात मैडम शेख, मेरा शायद मैं हो सकता है पॉइंट समझा ना पाया हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये जो सारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बड़े अच्छे अच्छे कवानीन बने हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे महकमे भी मौजूद थे, और उनके होते हुए एक तो जो टैक्स कोई दे ही नहीं रहा, दूसरा टैक्स चोरियां हो रही हैं, तीसरा हुकूमती खर्चे इतने ज़्यादा हैं। जब हम नीचे गरीब आदमी देखता है कि मैं तो 800 सीसी, शहजाद जैसा गरीब आदमी कि मैं तो 800 सीसी गाड़ी भी नहीं खरीद सकता, और इरशाद भट्टी लैंड क्रूज़र में फिर रहा है, तो नीचे जो एहसास कमतरी है ये जो है ये फिर कैसे होगा जब मैं अपनी लैंड क्रूज़र पर शहजाद को बताऊंगा कि टैक्स दूं, ऊपर से टैक्स दूं और ऊपर से खर्चे कम ना हो। और जो शहजाद साहब कह रहे हैं ना कि अभी उन्होंने एक लंबी फहरिस्त बताई कि ये भी वो कर देंगे। चलिए सर, आप खुले दिल का मुजाहरा करें। भट्टी साहब, आप टेंशन ना लें, बाकी सारे जेलस हैं आपकी, तो रिस्क में बाकी चीज़ों में भी आजकल बड़ा इजाफा हो रहा है। तो जनाब, आज प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।